शशि भूषण और हिमांशु मिश्रा हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एनडीए ने तो खैर सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला सामने कर दिया। जेडीयू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज के मूड में दिखी, जो एक सीट गया वाली अपनी दे दी है जीतन राम मांझी को। कुल मिलाकर सद्भाव में लगता है कि हो चुका है मामला, लेकिन पशुपति पारस अब अलग हो सकते हैं। दूसरा, ये जो मामला अभी अटका हुआ है इधर दूसरी तरफ, और बताया जा रहा है कि हो सकती है सीट शेयरिंग, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम में समझौता हो चुका है, उसमें कितना देर अभी हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी ने अपने जो बिहार के एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ तो सीट शेयरिंग कर ली। 16 सीटों की बात अंजना हम सब कह ही रहे थे कि जेडीयू 16 सीटों पे लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 17 पे, 5 पे जो है एलजेपी पासवान, और एक सीट पर जीतन राम मांझी और एक सीट पे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन पशुपति पारस जो है वो एनडीए से बाहर जाएंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये कि कल जो है पशुपति पारस कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं वो मोदी सरकार में, वो इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी पार्टी की बातचीत जो है वो महागठबंधन के साथ चल रही है। लेकिन अब देखना यह है कि महागठबंधन जो है वो ये इंतजार कर रहा है जेडीयू में, बीजेपी में और बाकी दलों में कौन किन की सीटें टिकटें कट सकती हैं। अगर जिनकी टिकटें कटेंगी तो वो महागठबंधन के मंच के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। पशुपति पारस के यहाँ से ये संकेत मिले हैं कि वो जल्द ही आरजेडी के साथ अपनी बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएंगे और वो अब महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे एनडीए छोड़कर। आप देखिए कि कैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। पशुपति पारस को 2021 में जो है मोदी सरकार में शामिल कराया गया। पहले पार्टी टूटी, पार्टी टूटने के साथ 5 सांसद उनके साथ आए थे। 2 सांसद जो है वो चिराग के साथ चले गए। जो एक सांसद है वीणा देवी वैशाली से और दूसरे हैं महबूब अली केसर जो खगड़िया से सांसद हैं, वो चिराग के साथ चले गए। चंदन सिंह जो सूरजभान के भाई हैं और प्रिंस राज जो पशुपति पारस के भतीजे भी हैं, और रामचंद्र पासवान जो रामविलास पासवान के जो तीसरे भाई थे उनके बेटे हैं। तो अब 3 सांसद एक तरफ है, 3 एक तरफ है, और ये तीनों जो हैं वो आरजेडी की तरफ देख रहे हैं कि उनको वहां पर जगह मिल जाए और तीनों को वहां एडजस्टमेंट किया जाए। और पशुपति पारस चाहते हैं कि हाजीपुर से प्रिंस जो है वो समस्तीपुर से लड़े, हाजीपुर सीट से जो है वो पशुपति पारस जो है चिराग के खिलाफ जो है दम ठोके। ठीक है, ये क्या खबर शशि, चूंकि आप वहां पर बिहार में मौजूद हैं, क्या चल रहा है? मतलब एक बहुत बड़ा, जैसा हिमांशु भी बता रहे हैं, ये भी चल रहा है कि हो सकता है उसी सीट हाजीपुर में चाचा भतीजा का आमना सामना हो जाए आरजेडी की टिकट पे, या निर्दलीय लड़ जाए पशुपति। बिल्कुल अंजना, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज जो ठीक है एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन 2 खेमा एनडीए के अंदर जो 2 घटक दल हैं वो बहुत संतुष्ट नहीं है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस तो नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी बहुत कंफर्ट जोन में रहने के आसार नहीं है, क्योंकि एक सीट वो और चाह रहे थे, जो जानकारी हमारी है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और साथ ही साथ अब तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो ये बहुत दिलचस्प है। तो सिर्फ पारस ही नहीं, शायद उपेंद्र कुशवाहा पे भी महागठबंधन और उसके नेताओं की नजर है। और जो हमारी जानकारी है, महागठबंधन कैंप में पर्याप्त कुछ सीटें रिजर्व करके रखी हुई हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो बातचीत हो रही है 28 और 9 के फॉर्मूले पे, उस फॉर्मूले में ये संभावना रखी गई है कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा अगर आते हैं तो उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, कैसे एडजस्ट किया जाएगा। पशुपति पारस अपना पत्ता खोलेंगे, आज उनके लिए फैसले की रात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल वो फैसला भी करेंगे, जो बातचीत लगातार हो रही है उनके करीबी नेताओं से। पशुपति पारस के अलावा उपेंद्र कुशवाहा देखिए, हमारी जो जानकारी है जना 3-4 दफे उन्होंने प्रयास किया कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। बाद में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से मुंबई चले गए और अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया है। तो वहां भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब या तो कुशवाहा इस बात पे समझौता कर लें कि एक सीट ही मिली है और यहाँ जीत की श्योरिटी ज्यादा है, ठीक है, वोटिंग और जनता और बाकी चीजें होती है चुनाव में, लेकिन यहाँ उनको जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सबकी नजरें रहें पशुपति पारस के अगले कदम पर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाराज तो हैं ही, बहुत जल्द बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। चिराग पासवान का प्रधानमंत्री मोदी और चाचा पशुपति पारस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं।
क्या हनुमान जी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो स्थान हनुमान जी का है इस पूरी कहानी में, वो स्थान आपको लगता है कि आज मिला? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी किसी संख्या में बांधे जा सकते हैं, और ये एक आत्मिक रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लेना देना। और मैं इस बात को क्लियर और भी कर दूं, क्योंकि कई बार मुझे उकसाया गया, कई बार मुझ पर तंज कसे गए कि भाई बड़ा हनुमान कहते थे, क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त भी मैंने इस बात को बरकरार रखा था कि ये रिश्ता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, ये इच्छा राजनीति में कुछ लाभ लेने के लिए नहीं है। ये रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 1 to 1 है, और इसको सिर्फ वही समझ सकते हैं, और वो उन्होंने समझा भी, और जिसको बहुत कम बार वो सार्वजनिक तौर पर दिखाते हैं। पर जिस तरीके से एनडीए की उस बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया, तो वो रिश्ता से वो समझ सकते हैं, और इसको सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। उसका इस संख्या से या इस गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। संख्या की बात पर आते हैं, 5 सीटें मिली हैं आपकी पार्टी को, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाई अकेला सांसद हूँ, यही ताने दिए जाते थे मुझे। 0 विधायक है मेरे, ये भी कहा जाता था मुझे। तमाम तानों को, तमाम कही गई बातों को सराखों पर रखते हुए सिर्फ मैं मेहनत करता गया। मुझे लगता है कि आज ये 5 सीटें एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को मिलना, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष को सम्मान देने के बराबर है। आपके चाचा पार्टी पर एक तरीके से उन्हीं का प्रभुत्व था जब से आपके पिताजी का देहांत हुआ। अब क्या स्थिति है फैमिली में? चाचा जो कि कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगा फैमिली में? आपके सामने अगर चाचा आते हैं चुनावी मैदान में? भाई, पहली बात तो परिवार की बातें मैं कतई सहज नहीं होता हूँ सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने के लिए। मैंने कभी इसके ऊपर मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ भी विषय है। और मैंने तो आपने चिराग पासवान को सुना। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर संगीन आरोप लगाए हैं। दावा यह है कि चाचा पशुपति पारस ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब चाचा का क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी की तैयारी बिहार में एनडीए को चारों खाने चित करने की है। आरजेडी के एक विधायक ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से चुनावी मैदान में उतारने की मांग की है। क्या लालू की बेटी रोहिणी लड़ेगी चुनाव? क्या सारण सीट से चुनाव लड़ना तय है? रोहिणी चुनाव लड़ेगी या नहीं, सच क्या? तेजस्वी यादव राजनीति में हैं, तेज प्रताप राजनीति में है, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी राजनीति में है, लालू यादव की बेटी मीसा भारती राजनीति में है। अब क्या लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एंट्री चुनावी राजनीति में हो सकती है? सियासी गलियारे में इस चर्चा के पीछे है लालू यादव परिवार के करीबी और आरजेडी विधायक सुनील कुमार सिंह का सोशल मीडिया पर लिखा गया एक पोस्ट। दरअसल बीते दिन आरजेडी विधायक सुनील सिंह ने लिखा, रोहिणी आचार्य अपने पिता के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। सारण क्षेत्र के सभी पार्टी पदाधिकारी चाहते हैं कि उन्हें सारण से पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाए। इधर आरजेडी विधायक ने मांग की और उधर बिहार की राजनीति में रोहिणी के उतरने की कयासबाजी शुरू हो गई। आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए रोहिणी जानी जाती है। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में दरार की एक वजह नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर रोहिणी के एक पोस्ट को माना जाता है। आरजेडी का दावा है कि सारण से अगर रोहिणी चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी की हार पक्की है। रोहिणी आचार्य जी को छोड़कर कोई दूसरा उम्मीदवार वहां स्वीकार नहीं है। बाकी तो भाई हमारे अभिभावक हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग के लिए सर्वोपरि है। आरजेडी के नेताओं ने रोहिणी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग रखी तो बीजेपी का बड़ा और कड़ा रिएक्शन आया। देखिए, परिवारवादी वंशवादी लोग इसी तरह के माहौल बनाते हैं, लोगों से कहलवाते हैं, उनका समर्थन जुटवाते हैं। अरे ये लोग सोना के चम्मच लेकर के जन्म लिया है। ये वंशवादी परिवारवादी लोग आज राजनीति में ज्यादातर हावी हो रहे हैं, क्योंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई भी इनके पास है और लोगों को नब्ज को समझता है कि कैसे उसके भावना और सेंटिमेंट को हम उभार सके। लोकतंत्र के लिए खतरा है। कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि आज लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो ये परिवारवादी लोगों से। बीजेपी ने लालू यादव की पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। दावा यही किया कि लालू यादव कोई पार्टी नहीं बल्कि अपनी कंपनी चला रहे हैं। बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का जवाब आया। छपरा के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि जो बिहारी शब्द को गाली बनाया, जो बिहार को अपमानित करने का वातावरण बनाया, जिसके पर बिहार के विकास का न विजन है, न नीयत है, न नीति है, वैसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करेगा। और भाजपा के अगर मैं कैलेंडर प्रकाशित कर दूं, किसका पुत्र कहां है, किसकी पुत्री कहां है, किसकी पुत्री की पुत्री कहां है, तो फिर क्या रहेगा। इलेक्शन के दौर में इनको पीओके याद आता है, इस तरह की चीजें याद आती हैं। हालांकि एनडीए के साथी और जेडीयू से विधायक गोपाल मंडल मानते हैं कि लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप बेबुनियाद हैं। लालू जी सीधे छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदा कर लिए, अपना फौज तैयार किए। इसमें दिक्कत क्या है? हम भी 4 बच्चा पैदा किए हैं, 2 लड़का 2 लड़की, तो क्या करेंगे, हो जाता है। गोपाल मंडल कह रहे हैं कि लालू पर परिवारवाद के आरोप गलत हैं, लेकिन बिहार के चुनावी अखाड़े में प्रधानमंत्री के तर्कश में सबसे बड़ा तीर परिवारवाद ही है। परिवारवाद का वही मुद्दा जिसे लेकर लालू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है। आज तक ब्यूरो। तो परिवारवाद से लेकर संतान तमाम मुद्दे ऐसे उठे और दोनों तरफ के पक्ष आपने सुने। टीम लालू का दावा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन आज लालू की पार्टी को बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले आरजेडी को एक और बड़ा झटका। आनंद मोहन की पत्नी, आरजेडी छोड़ आनंद मोहन की पत्नी जेडीयू में शामिल हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट भी तय हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बताया जा रहा है शिवहर से चुनाव लड़ सकती हैं लवली आनंद और एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। बीजेपी ने शिवहर सीट जेडीयू के लिए छोड़ी है और वहीं से जेडीयू लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतार सकती है। उनके कामों के प्रति उनमें आस्था व्यक्त करते हुए उनके विकास के प्रति जो उनकी सोच है, जो उनकी रुचि है, विकास के प्रति जो उनका समर्पण है, विकास के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उन सबों को देखते हुए आज जनता दल यू परिवार में शामिल हो रही है। इसलिए हम लोग जनता दल यू परिवार में इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।